हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज ये है आप लोगों का जीके जीएस का जो है दूसरा वीडियो है, और आगे स्किप करने से पहले आपको सारी बातें सुन लेनी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप कॉपी लेकर के नोट करेंगे जो मैं पॉइंट बताता हूँ और उनका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो आपका सीपीयू एसआई हो, एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो। सारे एग्जाम के अंदर सारे आपके जो क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं, सब काम आने वाले हैं, लेकिन मैं लिख लिख कर बताऊंगा। तो उसी तरह आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। एक एक क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू बेस्ड ही होगा। और उससे बाद सेकंड जो है यहाँ पर, उसके बाद जो है कि कुछ लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर मेरा क्या इशू है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में भी टाइप किए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। मेहनत तो ऑलरेडी ज़्यादा लग रही है, काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पर। 10 क्वेश्चन करवाना भी चैलेंजिंग ही होता है कहीं ना कहीं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि पहला जो विश्व एथलेटिक आपका जो विश्व कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया था। यानी वेयर वॉज द मेडन एथलेटिक वर्ल्ड कप जो था आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए, जो आपका एथलेटिक्स वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, अगर एथलेटिक्स की वर्ल्ड की बात करें तो 2018 यानी कि 2018 में इसका आयोजन होता है। लंदन में इसका हुआ था, यानी कि लंदन में इसको होस्ट किया गया था, एंड 2018 में हुआ था। और दिस वाज द फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि ये फर्स्ट एंड लास्ट था, आपको याद रखना है। इसके बाद से ये नहीं हुआ, यानी कि जो आपका द मेडन एथलेटिक्स वर्ल्ड कप था, यानी कि एथलेटिक्स जो विश्व कप था, ये लंदन में होता है आपका 2018 में होता है। एंड फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि पहला संस्करण भी था और लास्ट भी था। इसके बाद ये आयोजित यानी कि होस्ट आपका नहीं किया गया था, ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ और आप गेम्स वगैरह देख लेंगे। फर्स्ट वन आपको एशियन गेम्स याद रखना है। एशियन गेम्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। दिस वॉज स्टार्टेड, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई वो 1951 में हुई, और उस समय होस्ट किया गया, यानी कि जो इसकी मेज़बानी है वो भारत ने करा हुआ था। एंड सेकेंड टाइम भारत ने जब किया वो था 1982, जब इसको भारत ने फिर से सेकेंड टाइम होस्ट किया हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी, क्योंकि इसमें पूछा जाता है। एंड 2022 का जो आपका था ये चीन में हुआ है। ये भी आपका 2022 वाला भी पूछते हैं कहाँ पर हुआ था। ये आपका चीन में हुआ था। 2018 की बात करें तो 2018 का आपका इंडोनेशिया में हुआ था। अब बात कर लेते हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि राष्ट्रमंडल जो खेल हैं। कॉमनवेल्थ गेम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो ये शुरुआत हुई 1928 में, यानी कि 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी जाकर के। और शुरुआत हुई थी जाकर के हैमिल्टन कनाडा में, यानी कि हैमिल्टन कनाडा में जो है आपका पहली बार राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ खेलों की जो है शुरुआत भी करी गई थी। एंड इंडिया ने इसकी जो मेज़बानी है, भारत ने सिर्फ एक बार मेज़बानी की, यानी कि ओनली फर्स्ट टाइम द कॉमनवेल्थ गेम इज होस्टेड बाय इंडिया, दैट वाज इन 2010, यानी कि 2010 के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है कि इंडिया ने कितने टाइम, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स इंडिया होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम, तो आपका 2010 में जो है ये हुआ था। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि किस देश ने जो है शीतकालीन ओलंपिक, यानी कि विंटर जो ओलंपिक है, विंटर के साथ साथ आपका ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक है, इन दोनों को होस्ट करने वाली फर्स्ट आपके जो है कंट्री कौन सी बन गई, यानी कि पहला देश कौन है जिसने कि शीतकालीन ग्रीष्मकालीन दोनों ही आपके जो ओलंपिक हैं उनका आयोजन किया। दैट इज चीन, यानी कि वो उसका जो राइट आंसर आपका हो जाता है चीन हो जाता है। ओलंपिक से याद आया, तो ओलंपिक की अगर यहाँ पर बात करें तो ओलंपिक की जो आपकी शुरुआत हुई थी, यानी कि ओलंपिक वॉज स्टार्टेड इन 1896। एंड अगर होस्ट कंट्री की बात करी जाएगी तो एथेंस में इसको होस्ट किया गया था ओलंपिक फर्स्ट टाइम आपका। एंड इंडियन की तरफ से जो भाग लेने वाला था कोई, अगर इंडिया की तरफ से बात करें तो सेकेंड ओलंपिक आपका 1900 में होता है, 1900 में। तब एक एंग्लो इंडियन ने भाग लिया हुआ था, एंग्लो इंडियन था, और उसने भाग लिया जो कि भारत की तरफ से लिया हुआ था, और जिसका नाम था नॉर्मन प्रीचर्ड, आपको याद रखना है। यानी कि भाग लेने वाला जो आपका था फर्स्ट इंडियन, जो कि एक एंग्लो इंडियन था, नॉर्मन प्रीचर्ड नाम था, 1900 के ओलंपिक में भाग लिया गया था, वो भी एथलेटिक्स की स्पर्धा में, आपको याद रखना है एथलेटिक्स में। और अगर बात करें आपका पूर्ण भारतीय यानी कि फुल इंडियन जिसने कि एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया ओलंपिक के अंदर, तो वो किया 1960 में, जो कि रोम वाला ओलंपिक था। और इसमें
किसने किया हुआ था? मिल्खा सिंह ने, यानी कि मिल्खा सिंह थे जिन्होंने एथलेटिक्स कैटेगरी में पहले भारतीय थे जिन्होंने किया हुआ था, यहाँ पर शामिल हुए थे, पदक भी जीता हुआ था 1960 में। फिलहाल जो नॉर्मन प्रिचर्ड के बारे में एंग्लो इंडियन बताया, उसने भी जो है 2 मेडल जीते हुए थे। और आपको बता दें कि भारत की जो हॉकी टीम है, यानी कि इंडियन जो हॉकी टीम है, इंडियन हॉकी टीम में लगातार 8 बार गोल्ड जीता हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी, से याद आया कि एक ही ओलंपिक के अंदर इन द सेम ओलंपिक सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है माइकल फेल्प्स ने, यानी कि माइकल फेल्प्स है जिसने कि सेम ओलंपिक के अंदर यहाँ पर कुल आपके जीते हुए थे मेडल 8, यानी कि 8 गोल्ड जीते हुए थे, 8 गोल्ड मेडल जीते हुए थे, जो कि एक स्विमर है, आपको याद रखना है, ये आपके यूएसए के हैं, स्विमर है। इन्हें आपका गोल्डन शार्क भी कहा जाता है, ही इज नोन एज गोल्डन शार्क, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे माइकल फेल्प्स। ये आपको आई होप कितनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जिनको आपको नोट करना होगा, नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि देखिए जो मैं बोलता हूँ उसको आप नोट करेंगे, उससे रिलेटेड जब पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मैं काफ़ी टाइम से एनालिसिस वगैरह कर रहा हूँ, तो एसएससी का लेवल पता है कि वो किस लेवल पर आके क्वेश्चन आपके पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ठुमरी सिंगिंग, यानी कि जो ठुमरी गायिका है उसकी विशेषता क्या है? देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे, क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा होता है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पर आपकी जो है पूछी गई फॉलोइंग पेयर में से कौन सा आपका सही है? फर्स्ट वन इज पूरब का मृदु और गंभीर, पंजाब का अत्यधिक और चापाल, यानी कि जो ये पंजाब में आपका अत्यधिक चाराप यानी कि मोर मर्क्यूरियल आपका होता है, और अगर बात करें पूरब में तो ये आपका मृदु और गंभीर होता है। दोनों ही यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, जो कि आपकी ठुमरी की गायिका से आपके संबंधित है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज नोन एज ठुमरी क्वीन, यानी कि ठुमरी की रानी किसको कहते हैं? ये कई बार पूछा जाता है, ठुमरी की रानी का क्वेश्चन आपसे आता है। ठुमरी क्वीन किसको बोलते हैं अगर बात करें तो ये होती है गिरिजा देवी, अगर आपको याद रखना है गिरिजा देवी को बोला जाता है। सेम क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ऐसे ही पूछते हैं कि ठुमरी की रानी इनमें से किसको कहा जाता है। बाकी पंजाब के आपको डांस तो याद ही रखने हैं, आपको दैट वन इज गिद्धा, यानी कि एक आपको गिद्धा याद रखना है। गिद्धा के साथ आप भांगड़ा जो है ये डांस याद कर सकते हैं आप पंजाब से। तो इन लोगों को, जो इन डांसेस को आपको रिकॉल करके रखना है। बाकी ठुमरी की गायिका आपको जो है गिरिजा देवी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा है। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दामोदर मौजा ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए जीता, यानी कि नॉवलिस्ट दामोदर मौजा हु हैज वॉन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इज अ राइटर इन अ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज, किस भाषा में जो है दामोदर मौजा ने अपना लिखा हुआ था, जिसमें कि उन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 नंबर का। राइट आंसर जो इसका होगा वो आपका कोंकणी हो जाएगा। कोंकणी आपको पता ही होगा, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ आपका गोवा, यानी कि गोवा की लैंग्वेज है ये कोंकणी, आपको पता भी होगा। और उसके साथ साथ आपकी बात करें कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका, दैट वाज स्टार्टेड इन 1965, यानी कि 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1965 में सबसे पहले जो दिया गया वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को, यानी कि जी शंकर कुरूप को ये दिया गया पहली बार 1965 में। और ये दिया गया था मलयालम लैंग्वेज के लिए, यानी कि मलयालम जो लैंग्वेज है जो कि केरल की है, मलयालम लैंग्वेज के लिए इसे पहली बार दिया हुआ था। एंड हिंदी के लिए बात करें कि हिंदी के लिए जो है पहली बार कब मिला, तो वो मिला 1968 में। और ये हिंदी के लिए मिला हुआ था, आपको याद रखना है, हिंदी के लिए मिला हुआ था। और जो रिसीवर थे यानी कि पाने वाले थे वो थे सुमित्रा नंदन पंत, आपको याद रखना है। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में मिला हुआ था पहली बार। और आपकी जो 8th शेड्यूल है यानी कि 8वीं अनुसूची है, उसमें आपकी कितनी भाषाएं आपको पता ही होगा, 22 भाषाएं, कुल 22 लैंग्वेज है आपकी। और इन्हीं 22 भाषाओं में से एक भाषा को आपको हर साल जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। एंड फर्स्ट टाइम जो आपका इंग्लिश को जो है 2018 में दिया गया, यानी कि इंग्लिश में जो पहली बार है वो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और वो दिया गया था अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष को दिया गया। एंड अमिताभ घोष को मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका,
देखिए अगर थोड़ा भी सपोर्टिव लगे, देखिए क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी लगती है, आप सभी लोगों को पता होगा, तो बाकी वीडियो को लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ना कर सकें आपने, ना किया हो मतलब, तो वो भी कर सकते हैं। अब ये तो शेयर तो ऐसे भी नहीं करेंगे आप लोग, हमें पता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि क्षितिज नाम्बियार और पार्वती मेमन को किसके योगदान के लिए 5वां भारत रत्न कला पुरस्कार दिया गया था। यानी कि जो क्षितिज नाम्बियार एंड पार्वती मेमन वर कन्फर्म्ड द 5th भारत कला रत्न अवार्ड फॉर 2022 ऑन 11th ऑफ दिसंबर 2021 बाय केरल बेस्ड आपका जो है ट्रस्ट है उसके द्वारा दिया गया था। तो ये किस इनके योगदान के लिए दिया गया, किस सर्विस में योगदान के लिए दिया गया, तो ये दिया गया था भरतनाट्यम के लिए, आपको याद रखना है। यानी कि भरतनाट्यम से अगर बोले तो पार्वती मेनन का जो संबंध है वो है भरतनाट्यम से। इसके साथ साथ आपसे अगर क्षितिज पूछ लें, यानी कि क्षितिज जो है, क्षितिज नाम्बियार है, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से ही होगा। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आई होप सभी को ये चीज़ पता होगी, ऐसा तो नहीं है कि किसी को ना पता हो आपका। अगर यहाँ पर हम बात करें क्षितिज नाम्बियार के बारे में, संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है आपका, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, इसकी शुरुआत आपकी 1953 में हुई थी। और ललित कला अकादमी आपका होता है एक, आपको और याद रखना है, ललित कला अकादमी अवार्ड है, इसकी जो शुरुआत है वो 1955 में हुई थी। तो ये कुछ आपको अवार्ड बिल्कुल याद रखने हैं जिससे कि आपको आसानी रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आपका है कि मुगल साम्राज्य की भू राजस्व के संदर्भ में तय राशि क्या कहलाती थी। यानी कि विद रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर द टर्म ऑफ वॉज अमाउंट वॉज अरेस्टेड, दिस इज कॉल्ड जमा। आपको इसको जो है जमा कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। देखिए मुगल साम्राज्य की बात आई है तो पूरा ही मुगल साम्राज्य कर लेते हैं। 1526 में जो आपका दिल्ली सल्तनत में आपका लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी, वो 1526 यानी 15 जो वहाँ पर जो पानीपत का फर्स्ट वॉर जो हुआ था, यानी कि प्रथम युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1526 में। और जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, आपको पता ही होगा, बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तब से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। एंड सेकेंड आपका क्या था कि आपका 1527 यानी कि 1527 आता है। और 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। और 1500 यहाँ पर 27 के बाद में आपका 1528 में जो है किसका युद्ध होता है, आपका चंदेरी का युद्ध होता है। आपको ये भी याद रखना है कि 1500 आपका जो 28 है उसमें आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। और उसके बाद आपको 1529 यानी कि 1529 में जो है वो घाघरा का युद्ध हुआ था। आपको ये याद रखना है कि जो है इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ये 1526 से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है एंड ये 1707 यानी कि 1707 तक रहा हुआ था। और लास्ट जो एम्परर था यहाँ पर, यानी कि लास्ट जो आपका शासन करने वाला था वो था आपका औरंगजेब। ये आपको याद रखना है इतना। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि दास प्रथा का अंत, यानी कि जो स्लेव सिस्टम था उसको एबॉलिश किसने किया, तो वो किया था 1562 यानी कि 1562 के अंदर अकबर ने किया हुआ था। अकबर की बात है तो बता दें अकबर के बारे में, अकबर ने किया। इसके बाद अकबर ने और क्या किया, दीन ए इलाही यानी कि दीन ए जो है आपका इलाही जो धर्म है, इसकी शुरुआत भी जो है वो भी अकबर के द्वारा ही करी गई। और इसके साथ आपको याद रखना है, हाँ बाबर नामा की लैंग्वेज कई बार पूछ देते हैं, बायोग्राफी ऑफ बाबर यानी कि बाबर की जो आत्मकथा है उसकी भाषा पूछ लेते हैं। तो भाषा थी तुर्की, आपको याद रखना है, क्योंकि बाबर भी एक तुर्क ही था, आपका टर्की ही थी। और इसका जो फारसी में अनुवाद किया यानी कि फारसी में जो ट्रांसलेट किया वो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। यानी कि अब्दुल रहीम जो खान खाना है उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया हुआ था फारसी लैंग्वेज में। नेक्स्ट और क्या आपका मुगल साम्राज्य से हो सकता है, आप लोग बताएंगे कि। और हाँ आपको याद रखना है 56 यानी कि 15 जो यहाँ पर आपका 56 था, यहाँ पर सेकेंड वॉर हुआ था यानी कि द्वितीय युद्ध हुआ था जाकर के पानीपत का, ये भी याद रखना है। अकबर वर्सेस हेमू, अकबर वर्सेस आपका हेमू, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और इसके साथ आपको याद रखना है कि हेमू किस वंश का आपका सेनापति था, यानी कि आप ये समझिए कि किस आपका जो सेना का कमांडर था, तो दैट आपका वो जो संबंधित था वो था आपका सूरी साम्राज्य से।
यानी कि जो सूरी साम्राज्य था आपका शेर शाह सूरी वाला, उससे संबंध था हेमू का। नेक्स्ट आपका आई थिंक इतना हो गया है। अब आपका हाँ, टोडरमल आप याद रख सकते हैं। जो टोडरमल है ये आपके संबंधित थे अकबर के दरबार में, और बीरबल भी आपको इन लोगों के बारे में तो कभी फिर नेक्स्ट वाले में कर देंगे। चलिए आ जाते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैहर ऑफ डिस्क्रिएशन किस पूर्व आपके प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। देखिए आपसे अगर मैटर आपका था, मैहर नहीं था, मैटर था आपका एक्चुअली, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। देखिए बुक का यहाँ पर ये है कि जीडी के एग्जाम में तो शायद कम मिलते हैं, कभी कभार ही आती है, लेकिन एमटीएस एग्जाम और सीपीओ एसआई के एग्जाम में जाएंगे तो आपको सीपीओ में 2 क्वेश्चन, आपको एमटीएस में 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, जो कि बुक से रिलेटेड आपका पूछा जाता है। तो आपको बुक पर बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि आपके काम आने वाली सीएचएसएल एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए आपका ये पूछा है आपका मैटर्स ऑफ जो है, मैटर्स ऑफ आपका डिस्क्रिएशन। तो मैटर्स ऑफ की बात करें तो इंदर कुमार गुजराल जो है इसका राइट आंसर था, यानी कि इंदर कुमार जो गुजराल है वो राइट आंसर था। इंदर कुमार गुजराल के द्वारा इसको लिखा गया, इंदर कुमार गुजराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ आपको ये याद रखना है, इसके साथ साथ एक एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है, यानी कि एग्जाम वॉरियर्स की बात करें, ये पूछी गई एग्जाम में कि किसने लिखी, तो एग्जाम वॉरियर्स लिखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। एग्जाम वॉरियर्स भी आपसे पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको मदर्स, लेटर टू मदर से, ये भी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया, लेटर्स टू मदर, और ये भी पूछा जाता है, ये भी क्या है, नरेंद्र मोदी की है। इसके साथ साथ एक और बुक आपको ऑटोबायोग्राफी याद रखनी है, वो है लाल कृष्ण आडवाणी की, ये भी पूछी जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, लाल कृष्ण जो आडवाणी है इन्होंने लिखा है माई कंट्री माई लाइफ, माई लाइफ माई कंट्री, इस तरह से माई लाइफ माई कंट्री माई लाइफ। तो इनको आपको याद रखना है। विंग्स ऑफ फायर आपने ऑलरेडी पढ़ी रखी होगी कहीं ना कहीं से, कि विंग्स ऑफ फायर जो है कई बार एसएससी जीडी में आपके एमटीएस के एग्जाम में 10 से 12 बार पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की रही है, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है बुक्स वगैरह से जो मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शोभना नारायण को 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला। देखिए शोभना नारायण की बात करी है 1992 में, तो अगर बात करें तो पद्मश्री मिला हुआ था। एक्चुअली ऐसा नहीं, क्वेश्चन आपका था कथक गुरु शोभना नारायण रिसीव्ड द 1992। अच्छा कि 1992 में जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था आपका शोभना यहाँ पर नारायण को। तो शोभना नारायण की अगर बात करें तो पद्मश्री इसका राइट आंसर था, यानी कि जो पद्मश्री है वो इनको मिला 1992 में। इनके गुरु कौन है, अगर गुरु पूछ ले शोभना नारायण का, क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बिरजू महाराज थे। अगर इनके गुरु की बात करें तो ये थे बिरजू महाराज के, यानी सी वॉज ट्रेंड बाय बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बिरजू महाराज थे। और बिरजू महाराज को कब कौन सा अवार्ड मिला ये मायने रखता है, क्योंकि इससे जरूर यहाँ पर पूछ देते हैं बिरजू महाराज को। इनको मिला 1986 के अंदर, 1986 के अंदर पद्म विभूषण मिला हुआ था, यानी कि ये अभी जीडी के एग्जाम में हाल में ही पूछा गया है कि व्हेन आपका कौन, हाँ, व्हेन बिरजू महाराज गेट पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण की बात करें बिरजू महाराज की, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1986 के अंदर मिला हुआ था बिरजू महाराज को। एंड ये क्या थे, गुरु थे शोभना नारायण को, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर देखिए अवार्ड से और क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सबसे कम उम्र में, यानी कि द यंगेस्ट वन ऑफ डांसर, यानी कि सबसे कम उम्र की बात करें, जो यंगेस्ट आपकी सबसे डांसर है जिनको पद्म पुरस्कार मिला वो कौन सा है, यानी कि पद्म पुरस्कार पाने वाली कौन है, तो वो है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह इज द यंगेस्ट डांसर हु गॉट पद्म अवार्ड। तो सोनल मानसिंह हो जाएगा। और सोनल मानसिंह के बारे में पता ही है, इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से, पहला तो भरतनाट्यम से जो कि तमिलनाडु का है, और उसके साथ साथ ओडिसी का है जो कि उड़ीसा का है, ये आपको याद रखना है। और सोनल मानसिंह को 1992 में क्या है, 1992 के अंदर सोनल मानसिंह को मिला हुआ था पद्म भूषण, यानी कि 1992 में पद्म भूषण दिया गया। और इसके बाद जो है इनको 2003 के आसपास जो है इनको विभूषण दिया गया, यानी कि 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण और 1992 में जो है
पद्म भूषण दिया गया, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है याद रखना है कि हु इज द फर्स्ट पर्सन इन ओडिशा हु गॉट पद्म विभूषण, यानी कि ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला, और वो थे, बात करें आपके तो केलुचरण महापात्रा, यानी कि केलुचरण महापात्रा इज द फर्स्ट पर्सन इन ओडिशा हु गॉट पद्म विभूषण। तो केलुचरण जो महापात्रा हैं इनकी बात करें तो इनको किस वर्ष मिला, इन विच आपका ईयर, तो वर्ष 2000, यानी कि 2000 में 2000 में है इनको मिला हुआ था। एंड 1988 में जो है इनको पद्म भूषण मिला हुआ था, ये भी याद रखना है। और इसके साथ आपको याद रखना है कि इनको पद्म श्री जो है 1974 में मिला था केलुचरण महापात्रा को। एंड ये आपका पद्म विभूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2000 में मिला गया 2000 में। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ उड़ीसा, यानी कि पहले व्यक्ति थे उड़ीसा के जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये क्वेश्चन कई बार डिटो सेम आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है। देखिए आई एम नो मसीहा की बात करें, सोनू सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोनू सूद की जो है आत्मकथा का नाम है आई एम नो मसीहा। एंड आपको और कुछ लोगों की याद रखनी है, एक तो आपको प्रियंका चोपड़ा की याद रखनी है, यानी कि प्रियंका चोपड़ा की कई बार पूछी जाती है ऑटोबायोग्राफी। प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ अगर आपका बात करें, आपको ऋषि कपूर की याद रखनी है, ऋषि कपूर की भी आपसे पूछी जाती है। ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है आपका खुल्लम खुल्ला, यानी कि जो खुल्लम खुल्ला है यह ऋषि कपूर की बायोग्राफी है। अगर प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनफिनिश्ड, आपको ये भी याद रखना है, अनफिनिश्ड आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है एक और लोग हैं जिनकी याद पूछी जाती है, वो है शत्रुघ्न सिन्हा, आपको याद रखना है, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इमरान हाशमी की, ये भी पूछी जाती है, यानी कि इमरान हाशमी की जो है वो भी पूछी जाती है। तो इमरान हाशमी की है द किस ऑफ माई लाइफ। वैसे भी मूवीज़ वगैरह देखोगे ये मूवीज़ में किस ही करते रहे सारी मूवीज़ में, हाँ सॉन्ग इनके एवरग्रीन है, किसी भी मूवी की सुनोगे इमरान हाशमी की। तो इमरान हाशमी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका जो नाम है वो भी द किस ऑफ माई लाइफ है। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी का नाम है एनीथिंग बट खामोश, क्योंकि ये इनको मूवी में सुन रखा होगा, जब डायलॉग होता था तो बोलते थे खामोश, तो एनीथिंग बट खामोश इनकी नाम ही है, बायोग्राफी का यही रख दिया इन्होंने, एनीथिंग बट खामोश। देखिए आगे वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा सही करना है, मुझे अभी मैं बिजी चल रहा हूँ, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। जैसे ही होगा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, वॉइस मैनेजमेंट ठीक कर सकूँ, लेकिन तब तक क्या करेंगे कि आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से उसमें समझ आए, अगर मेरी वॉइस को भी क्लियरली सुनेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कंटेंट वैल्यू क्या है। एंड अगर आप उसको कॉपी में नोट करते हैं तो उसका फ़ायदा बेनिफिट आप देखते चले जाएंगे। मैं इतना बोलता रहता हूँ कि आप आराम से अगर सुनेंगे तो आराम से उसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा से बनी चीज़ों को हवादार बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कि विच गैस इज यूज्ड बाय केमिकल लेवेनर्स सच एज बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा टू लाइटन एंड एरिएट बेक्ड गुड्स, यानी कि हवादार बनाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो आंसर इज CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, यानी कि इसको शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, इसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। और ये पूछा गया है GD के एग्जाम में कि CO2 का जो शुष्क बर्फ होता है वो किसको बोलते हैं, तो वो CO2 को कहा जाता है, आपका ड्राइड आइस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पर आपका रिवर सिस्टम आ चुका है। तो रिवर सिस्टम की अगर बात करें, रिवर सिस्टम में अगर बात करें तो रिवर सिस्टम में आपका पूछा गया था कि एमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। देखिए रावी नदी की सहायक नदी जो है कौन, सिंधु की, आपसे इंडस बोला है, सिंधु की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो पहले तो ये देखिए कि सिंधु की सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी सिंधु की हैं कौन कौन सी। तो एक्चुअली बात करें अगर सिंधु की सहायक नदियाँ तो उसमें आ जाता है आपका सतलज, यानी कि एक तो आपका सतलज आएगा, दूसरा आ जाएगा आपका चेनाब, सतलज के साथ में आपका आता है चेनाब, चेनाब के बाद में आपका आता है रावी, रावी के बाद में आपका आता है झेलम, रावी के बाद में आपका कहाँ आता है, झेलम आ जाता है। और बात करें
तो झेलम के बाद में आपका हो गया व्यास, यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, व्यास भी आता है। यानी कि ये 5 नदियां हैं जो सिंधु की आपकी सहायक है, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास। झेलम आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर की है, रावी और चिनाब और व्यास आपको पता ही होंगी, सारी की सारी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। इसके साथ साथ सिंधु नदी की बात करें तो ये जाकर के गिरती है अरब सागर में। आपको याद रखना है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और ये तिब्बत से निकल कर आती है, ओरिजिन फ्रॉम तिब्बत। यानी कि अगर आपसे इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी का ओरिजिन पूछे तो आपका तिब्बत होगा, और फॉल इन यानी कि जो गिरेगी वो अरब सागर में गिरेगा जाकर के। एंड आपको नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या याद रखनी है मैं बताऊँ आपको, ये याद रखना है कि आपका जो बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी आपको याद रखना है कि जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। उसमें आपकी एक तो आ जाएगी ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा नदी असम में रहती है, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइसलैंड बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड माजुली, यानी कि जो माजुली द्वीप बना हुआ है वहां पर है। और उसके साथ में आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्रा हो गई, उसके बाद आपकी गोदावरी हो गई, गोदावरी के साथ साथ आपकी हो गई महानदी। ये सारी की सारी जो नदी आपकी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक नदी आपकी डेल्टा ना बना करके एस्चुरी भी बनाती है कुछ नदियाँ। एस्चुरी का आपको पता ही होगा, एस्चुरी जो होता है, और जो कि है नर्मदा आपकी, जो कि कौन सी है, नर्मदा नदी है। और उसके साथ में अगर नर्मदा नदी की बात करें, और एक नदी आपको याद रखनी है, माही रिवर याद रखनी है, यानी कि माही नदी है, ये आपकी कर्क रेखा यानी कि जो कैंसर लाइन है आपके, ट्रॉपिकल कैंसर जो भी आप इंग्लिश में बोलते हो, कर्क रेखा को क्या बोलते हैं आप, एक्चुअली मुझे देखा ही नहीं तो मुझे पता नहीं है, कुछ वर्ड्स की इंग्लिश नहीं पता होती। आई थिंक ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कुछ बोलते हैं, आई थिंक, है ना, जिसका हो जो इंग्लिश मीडियम का बताइएगा। तो ये कर्क रेखा को यहाँ पर 2 बार काट देती है, यानी कि क्या करती है, 2 बार काटती है, 2 टाइम्स कट करती है। तो ये आपकी होती है यहाँ से। तो ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है कि आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में बताएं, और जैसा कि पता होगा कि इसके अंदर हार्डवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, दोनों लैंग्वेज में बताने में टाइम भी लगता है। बाकी जो लोग हिंदी मीडियम के होंगे, आई होप कि उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदी में ही, मैं खुद हिंदी मीडियम हूँ तो हिंदी में आपको समझाता रहता हूँ। बाकी देखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जब नोट करोगे, इन पॉइंट्स को पढ़ोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तब कहीं ना कहीं जा कर के समझ आएगा कि इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट कितनी है, और जो एसएससी के एग्ज़ाम आते हैं उसके अंदर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कितने इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम तो देना होगा डेली, कम से कम आप 25 से 30 मिनट मेरे लिए दीजिए, तब जाकर के कहीं आप 2 से 3 महीने में जीके में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, इसकी गारंटी। बाकी क्वालिटी जो होंगी, कंटेंट क्वालिटी तो ऑलरेडी मेरी ठीक ही है, बाकी वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, लगा हुआ हूं उसके लिए। बाकी अब आपको थोड़ा भी सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, एंड आप कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं, थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एनालिसिस वगैरह तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जीके की इंपॉर्टेंट क्लासेस भी आपको देंगे, एंड आपको बताना है जैसा जो भी हो कमेंट बॉक्स में। बाकी नेक्स्ट में मिलेंगे हर अपडेट वगैरह जो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।